वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। साथ ही पिछली बार का जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना, हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथ में रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है कि गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस, देखिए कई जगह पे ना मतलब आप ये समझिए कि न्यूज़पेपर्स के अंदर ना परिसर लिखा हुआ था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऑफिस कैंपस पूछे या परिसर पूछे, बात एक ही है। ठीक है। तो गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा जो ऑफिस कैंपस या जो परिसर है वो कहाँ पर खोला है। सबसे पहली चीज तो ये, इस परिसर का नाम क्या है? तो इस परिसर का नाम है अनंत। क्या नाम है? अनंत। और ये कहाँ पर खोला है? तो ये बेंगलुरु में खोला है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये देखिए, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यही अनंत परिसर की बात कर रहे हैं। यही है गूगल का ऑफिस, है ना, अपने भारत के अंदर जो खोला गया है। समझ में आया? इमेज में देखिए कहाँ पर खोला गया है, तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु में खोला गया है। अब इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इस ऑफिस के अंदर 5,000 से भी अधिक कर्मचारियों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। ठीक है। अच्छा, आपको याद आ रहा है, गूगल की बात करूं अगर मैं, तो गूगल ने अभी कुछ दिन पहले ही, अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक डीजी कवच लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? डीजी कवच। डीजी कवच। डीजी कवच क्या है? याद आ रहा है किसी को? अभी ये गूगल ने कुछ महीने पहले डीजी कवच जो लॉन्च किया था, क्या है ये? तो देखिए, गूगल ने ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए, यानी ऑनलाइन जो वित्तीय धोखाधड़ी होता है उससे बचने के लिए इस डीजी कवच को लॉन्च किया था। ठीक है। गूगल की बात करूं अगर मैं, तो गूगल की स्थापना कब होती है? तो गूगल की स्थापना 1998 में होती है ना। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, यानी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में इसका क्या है? तो मुख्यालय है। आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, वो ये है कि गूगल के सीईओ कौन है। तो आपने एक नाम बहुत पढ़ा होगा, बहुत पॉपुलर नाम है, सुंदर पिचाई, है ना। ये एग्जाम में पूछा गया भी है, कई बार पूछा गया है ना। तो सुंदर पिचाई का नाम आपको ध्यान रखना है, जो किसके सीईओ है? गूगल के सीईओ है। और ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहली बार अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, पहली बार है तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन, ये एक बहुत महासम्मेलन था, बहुत बड़ा सम्मेलन था। किन्नर की मैं बात करूं तो आप ये समझ लीजिए, ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसजेंडर की। ठीक है। तो आप के एग्जाम में या तो किन्नर महासम्मेलन दे सकता है या फिर ट्रांसजेंडर सम्मेलन दे सकता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांसजेंडर सम्मेलन था, ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अजमेर के वैशाली नगर में। कहां पर? अजमेर के वैशाली नगर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है ना। अजमेर कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर है। ये जो सम्मेलन था, ये 10 दिवसीय सम्मेलन था, यानी 10 दिन तक चलने वाला सम्मेलन था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो सम्मेलन हुआ था, ये अनिता बाई की याद में शुरू किया गया था। किसकी याद में? अनिता बाई की याद में शुरू किया गया था। अब अनिता बाई कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा। जो ट्रांसजेंडर समुदाय है ना अजमेर के अंदर, ट्रांसजेंडर समुदाय के गद्दीपति सलोनी नायक की ना ये गुरु थी। जैसे होता क्या है ना, ट्रांसजेंडरों में ना गुरु के पद की बड़ी महिमा होती है। जैसे आपने महाकुंभ के अंदर भी देखा था, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, वैसे ही आपको ध्यान रखना, इनके ना गुरु की बड़ी महिमा होती है। तो अनिता बाई की याद के अंदर, मतलब उनकी याद में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये 10 दिन तक चलने वाला सम्मेलन था। अच्छा, इसका मतलब उद्देश्य क्या है? तो आप सुनिए। भारत में ना जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, जो किन्नर समुदाय है ना, इनके सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर चर्चा की जा रही है इस सम्मेलन के अंदर। ठीक है। क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे कैसे समाधान लेना है, और इनका पूरा एक समारोह है, एक आप ये समझिए महोत्सव है ना, जो उसके अंदर आयोजित करते हैं इन सभी चीजों के साथ।
अब यहाँ पर ना बात आई है किन्नर की या फिर ट्रांसजेंडर की, तो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने अभी तक हाल में पढ़ रखे हैं, उनकी चर्चा करते हैं और क्या-क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की बात कर रहे हैं, है ना? ट्रांसजेंडर एसआई या सब इंस्पेक्टर जो है वो कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप का नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा भी गया था। ये कहाँ की हैं? तो आपको ध्यान रखना है बिहार की। कहाँ की? बिहार की, है ना? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे बिहार की पहली तब भी यही आंसर होगा और भारत की पहली पूछे तब भी यही आंसर होगा। अच्छा, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो जो देश का पहला यानी भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोला जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था, दक्षिणी रेलवे यानी साउथर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो उसकी पहली ट्रांस वुमन टीटीई कौन बनी है? तो सिंधु गणपति का नाम आपको ध्यान रखना है। झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर सीएचओ, ये भी क्वेश्चन अभी करंट अफेयर्स में कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। ये जो ट्रांसजेंडर सीएचओ बनी है, इनका नाम क्या है? तो अमीर महतो इनका नाम है। और ध्यान रखिएगा सीएचओ का मतलब क्या है? यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ ट्रांसजेंडर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना है। इनकी यूनिवर्सिटी ध्यान रखिएगा, भारत की पहली सब इंस्पेक्टर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा में ट्रांसलेशन सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब एक चीज समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि विधानसभा में या फिर ट्रांसलेशन सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला विधानसभा कौन सा बना है? तब आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश विधानसभा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ट्रांसलेशन सिस्टम का मतलब क्या है? अनुवाद प्रणाली। क्या है? अनुवाद प्रणाली, ठीक है? अभी आपने जस्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जो लोकसभा है उसके अंदर कितनी भाषाओं को ऐड किया गया था जो ट्रांसलेशन सिस्टम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है 6 भाषाओं को ऐड किया गया है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस ट्रांसलेशन सिस्टम की, तो इसका मतलब उद्देश्य क्या है? जो भी विधायक होंगे ना, जैसे अभी तो हिंदी में बात करते हैं, तो विधायक जितने भी है ना वो हिंदी के अलावा अवधी, ब्रज और अंग्रेजी भाषा में भी अपनी बात को रख सकेंगे। आप ये समझिए, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पहला राज्य बना है इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती मनाई गई है वो 395 नंबर की जयंती 19 फरवरी 2025 में मनाई गई है, ठीक है? अब शिवाजी की बात करें अगर यहाँ पर, तो ये मराठा साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे, है ना? और अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्स में पूछने वाले क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं यहाँ पे, है ना? तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला इनका जन्म पूछ लिया जाता है, तो आपको पता ही है 1630 में इनका जन्म हुआ था और 19 फरवरी को हुआ था, इसलिए इनकी 19 फरवरी को जयंती मनाई जाती है हर साल, और इस बार 395 नंबर की जयंती थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शिवनेरी किला के अंदर इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पुणे के अंदर है ना? महाराष्ट्र के अंदर। इनकी माता का नाम आपको ध्यान रखना है जीजाबाई है, कई बार पूछा गया है। पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले, आपको ध्यान रखना है। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? ये पूछा जाता है। देखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इनका जो जन्म हुआ था वो शिवनेरी किला में हुआ था, और राज्याभिषेक जो हुआ था वो रायगढ़ किले में हुआ था। कब? 1674 में हुआ था, ठीक है? फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारतीय नौसेना का जनक किसे माना जाता है? भारतीय नौसेना का जो जनक माना जाता है वो शिवाजी को माना जाता है। सोचिए उस टाइम पे ना, अगर हम बात करें जहाँ पे मतलब नौसेना की मतलब कोई उतनी सेना किसी के पास नहीं होती थी, वहां पर उस टाइम पे इनकी खुद की जहाज हुआ करती थी। उस टाइम पे इनकी नौसेना बहुत अच्छी थी, इसीलिए भारतीय नौसेना के जनक कौन माने जाते हैं? शिवाजी माने जाते हैं। एक युद्ध पद्धति है गोरिल्ला युद्ध पद्धति, जिसे क्या कहा जाता है? छापामार पद्धति भी कहा जाता है। तो गोरिल्ला या छापामार के जनक कौन है? उसके जनक भी आपको ध्यान रखना है शिवाजी हैं, ठीक है? शिवाजी द्वारा स्थापित प्रशासनिक परिषद आपको ध्यान रखना है अष्टप्रधान, है ना? ये अष्टप्रधान मंडल जो है ये शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य के अंदर
इनके द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक परिषद थी, है ना, जो क्या करती थी, सारा कार्यभार अपना देखा करती थी। अब इस अष्ट प्रधान की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जैसे एग्जाम्पल दूं तो इसके अंदर प्रधानमंत्री होते थे, विदेश मंत्री होते थे, न्यायाधीश होते थे, तो उन सब के ना अलग अलग मतलब नाम रखे गए। जैसे प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो पेशवा नाम से प्रधानमंत्री को जाना जाता था, है ना। और अगर मैं बात करूं विदेश मंत्री की, तो सुमंत नाम से विदेश मंत्री को जाना जाता था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सुमंत वाला, है ना, कि सुमंत जो है ये विदेश मंत्री के शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे उसमें विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था, तो सुमंत नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ये सुमंत वाला पूछा गया है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आप ये ध्यान रखिए अष्ट प्रधान मंडल जो है ये किसके द्वारा मतलब कौन से साम्राज्य में या किसके द्वारा स्थापित प्रशासनिक परिषद थी, तो शिवाजी वाला याद रखिएगा। फिर मराठा साम्राज्य में ना वसूले जाने वाले कर पूछा गया एग्जाम में, तो दो कर आपको ध्यान रखना है, चौथ और सरदेशमुखी, है ना। ये चौथ यानी 1/4, 1/4, और सरदेशमुखी यानी कि 1/10 या 1/11 आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो कर आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर वसूले जाते थे, ये वसूले जाते थे आपके मराठा साम्राज्य में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुरंदर की संधि कई बार पूछी गई है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 11 जून 1665 आपको ध्यान रखना है, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई थी। ये आपके वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए एन प्राउड परियोजना जो है ये किसने शुरू किया है। एन प्राउड की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यू प्रोग्राम टू रिमूव अनयूज्ड ड्रग। क्या है, न्यू प्रोग्राम टू रिमूव अनयूज्ड ड्रग। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो परियोजना शुरू की है ये केरल सरकार ने शुरू है। किसने, केरल राज्य के अंदर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2030 तक यानी साल 2030 तक भारत और कतर के अपने द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो द्विपक्षीय व्यापार यानी जो दोनों तरफ से व्यापार हो, है ना, दोनों मिलकर के जो व्यापार करते हैं, तो इसको बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया है। कितना, 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया है। वर्तमान में कितना है, तो 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसको बढ़ाने का लक्ष्य कितना रखा गया है, 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 2 गुना बढ़ाने का लक्ष्य हमने रखा है आने वाले अगले 5 साल में। अच्छा, अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन है, ये कतर के अमीर हैं। इनका नाम क्या है, कतर के अमीर का नाम क्या है, शेख तमीम बिन हमद अल थानी। ये अभी हाल ही में भारत की ना यात्रा पर आए हैं, है ना। और इसी यात्रा के दौरान ये द्विपक्षीय जो वार्ता हुई है, जो समझौता हुआ व्यापार का, ये इसकी बात हुई है अभी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तटीय सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन भारतीय सेना ने कहाँ किया है। पहली चीज तो ये कि तटीय सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या है, जल थल रक्षा 2025, यानी ये जो अभ्यास है ये तट की सुरक्षा के लिए ये अभ्यास है। और किसने आयोजित किया है, तो भारतीय सेना ने आयोजन किया है। कहां पर किया है, गुजरात। आंसर आपको ध्यान रखना है ना, गुजरात के बेट द्वारिका में। कहां पर, बेट द्वारका में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको पता है ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर का नाम आपने कई बार पढ़ा है। ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है 2024, ध्यान रखिएगा 2024 वाला है। ये मत सोचिएगा कि 2025 चल रहा है तो 2024 गलत है, नहीं, 2024 वाला अवार्ड है, अभी मिला है 25 में। तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का मतलब यह है कि सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है अगर कोई, यहाँ पे देखिए इंडियन का क्या हो जाएगा, भारतीय, वो बनी है मनु भाकर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मनु भाकर से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला तो ये है कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, है ना, पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी, भारतीय महिला, वो बनी थी मनु भाकर। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। याद आया आपको, पेरिस ओलंपिक में। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025, जो कहां पर आयोजित हुआ था, मुंबई के ताज होटल में हुआ था, ताज पैलेस में। और उसके अंदर स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, याद आया, स्पोर्ट्स
स्टार ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है ये किसे मिला है? मनु भाकर को मिला है। यहीं पर मनु भाकर का एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 2024 वाला, ये किसे प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में आपने पढ़ा था, ये भी प्रदान किया गया है मनु भाकर को। खेल रत्न अवार्ड जो है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से मनु भाकर एक हैं। आपको बताना है उन 4 लोगों के नाम जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। कमेंट बॉक्स में बताइए 4 लोग कौन कौन से हैं। इसी बहाने कम से कम आपको याद तो हो जाएगा, है ना। मैंने कई बार ये चीज आपको रिपीट भी करवाई है, पढ़ाया भी है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, किन लोगों को दिया गया है, उन 4 के नाम बताना। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, मनु भाकर। अब देखिए, बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें यहाँ पे, तो बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में ना कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड जो आपको याद रखने हैं, ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप उसको याद रख लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है बस वो ध्यान रखिए। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर तो आपने पढ़ लिया। अब एक है पैरा स्पोर्ट्स वुमन। पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। उसमें अवनी लेखरा का नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए, बीबीसी पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो जीता है वो शीतल देवी ने जीता है। इमर्जिंग प्लेयर का मतलब उभरता हुआ खिलाड़ी, है ना, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी। ये है मिताली राज, ये भारतीय क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसने जीता है बीबीसी वाला? तो वो मिताली राज ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। बीबीसी भारतीय इंडियन यानी कि इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये मिताली राज, शीतल देवी, अवनी लेखरा, ये 3 और इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखिएगा, बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इस अवार्ड समारोह में से। हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई है? तो सीधी सी बात है, नाम से ही आपको पता चल जा रहा है, रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए 13वां संस्करण हुआ है मलेशिया और भारत का। और ये जो बैठक हुआ है ये कहाँ पर? मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो बात करें मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, ये यहाँ पे ना वाके बीच में ना ला एक बार और आएगा, ये नाम ही इतना अजीब है कि कोई क्या ही करे। अब ध्यान से देखिएगा, कुआला लंपुर, है ना, ऊपर बिंदी लगा दीजिए, चाहे यहाँ पे आधा म लगा दीजिए। ये है आपका सही कुआला लंपुर। ये किसकी राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है, ठीक है। यहाँ की करेंसी की बात करें, मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा को रिंगिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंगिट। समझ में आया? ये 2 ग है, यहाँ पे एक आधा ग है, एक पूरा ग है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा ये बताइए, मलेशिया और भारत के बीच में 2 युद्ध अभ्यास का नाम आपको याद आ रहा है? एक है हरिमाऊ अभ्यास, है ना, ये भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया। एक समुद्र लक्ष्मण का आयोजन किया जाता है। समुद्र लक्ष्मण जो युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन भी कहाँ किया जाता है? भारत और मलेशिया के बीच में किया जाता है। ये दोनों युद्ध अभ्यास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ये जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स है ना, इसकी अभी हाल ही में 2024 की रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। इस रैंकिंग के अंदर जो मतलब टॉप पे जो पहुंचा है वो कौन सा कंपनी पहुंचा है, वो आपको ध्यान रखना है, सैमसंग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सैमसंग की बात करें तो इसने ना 4 स्थान, पिछले साल की तुलना में 4 स्थान का छलांग आगे लगा करके नंबर 1 पे पहुंचा है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है आपको? सैमसंग तो नंबर 1 पर है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दूसरा जो नंबर पे रिलायंस है वो आपको ध्यान रखना। रिलायंस ने 11 कंपनियों को पीछे छोड़ करके पिछली साल की तुलना में इस ग्लोबल रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछ दे कि रिलायंस की जो रैंकिंग है वो बताइए, रिलायंस कौन से स्थान पे है। या फिर आपको ध्यान रखना है कि देखिए, ये तो ग्लोबल रैंकिंग में यानी विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आप क्या कहेंगे? रिलायंस ने प्राप्त किया है। इसने नाइक और माइक्रोसॉफ्ट इन सब कंपनियों को पीछे छोड़ करके ना दूसरे नंबर पे आ गई है। तीसरे नंबर पे है आपकी एप्पल, जो पिछले साल पहले नंबर पे थी। तो 3 टॉप 3 आपको ध्यान रखना है।
दूसरे नंबर पे रिलायंस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे एप्पल है। आपकी टॉप 3 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, सैमसंग और रिलायंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ किया है? तो अभी ना आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात कर रहे हैं। इसके 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन जो है जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली के अंदर कहाँ पे? तो जो आपका मौसम भवन है, नई दिल्ली में मौसम भवन है, वहां पर किया गया है इसका उद्घाटन। एक और चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, आईएमडी की स्थापना कब होती है? आईएमडी की स्थापना होती है 1875 में, और अब इसके 150 साल जो है वो पूरे हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही गणतंत्र दिवस पर पहली बार आईएमडी की झांकी भी आई थी, प्रस्तुत की गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, ये ओपन एयर वॉट आर्ट वॉल म्यूजियम क्या है? नाम से ध्यान से सुनिएगा, नाम से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपन का मतलब खुले में, है ना, खुला। एयर का मतलब आप ये समझिए कि जो मतलब एकदम खुले में, हवा में, है ना। आर्ट यानी कला की बात कर रहे हैं, पेंटिंग की बात कर रहे हैं। वॉल यानी दीवार की बात कर रहे हैं, और म्यूजियम यानी जहां पर इन सबको रखा जाए। तो आपको ध्यान रखना है, खुले में दीवार पर बनी पेंटिंग ही आपको यहाँ पे ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहा गया है। यानी जो मौसम भवन है ना, इसके अंदर जो भी उपलब्धियां हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, है ना, उन सभी उपलब्धियों को ना यहाँ पे पेंटिंग के माध्यम से, यानी ओपन में या फिर खुले में दीवार पर जो बनी पेंटिंग है, वही चीज की बात कर रहे हैं, दीवार पर बनी पेंटिंग। आपने वो वेब सीरीज देखी है? एक वेब सीरीज आई थी कुछ दिन पहले, उसका नाम क्या है, पंचायत, है ना। सीजन 1 सीजन 2 ऐसे करके आई थी। उसमें आपने देखा था, लोगों को संदेश देने के लिए गांव की दीवारों पर कुछ स्लोगन लिखे थे, कुछ पेंटिंग बनाई गई थी। आप समझिए बस इसी टाइप का है वो, कि एकदम दीवारों पर क्या लिखा गया, उस पे तो लिखा गया था ना, मीठी खीर है, पता नहीं क्या क्या, और लोगों को समझाने के लिए। वैसे ही यहाँ पे समझिएगा, दीवार पे ना कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हैं, उसी को हमने क्या कहा है, ओपन म्यूजियम कह दिया है, आर्ट वॉल म्यूजियम। भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ज्ञानेश कुमार बने हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, राजीव कुमार की जगह पे आए हैं। और यहाँ पर एक और नए चुनाव आयुक्त, जो भाई सीधी सी बात है, राजीव कुमार का 18 फरवरी को रिटायरमेंट हो गया है। 18 फरवरी को कौन आए? ज्ञानेश कुमार आए। तो ज्ञानेश कुमार की जगह भरने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2+1। चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें से 2 तो चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू थे, ये दोनों थे चुनाव आयुक्त। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें से ज्ञानेश कुमार क्या बन गए, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो एक तो बच गए सुखबीर सिंह संधू, ये हो गए आपके चुनाव आयुक्त। और एक दूसरी नई वैकेंसी आप जो खाली थी, दूसरे नए चुनाव आयुक्त जो बने हैं, वो बने हैं विवेक जोशी। तो विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू जो है, ये दोनों चुनाव आयुक्त बने हैं, और ज्ञानेश कुमार जो है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल के क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाया था, भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, उसके स्थापना के बारे में। अब आपको ध्यान रखना है कि जिसने भी नहीं पढ़ा है, एक बार जरूर जाके पढ़ लीजिएगा, वहां पे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आज के लिए आपके पास एक और क्वेश्चन है। अभी ना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन? दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। आपको बताना है कि कौन बनी है दिल्ली की नई सीएम, यानी चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, नाम बताना है आपको। और हाँ, एक और चीज कि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, मैं सबके कमेंट्स जो है मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। पीडीएफ जो है वो आपको एज इट इज, ऐसे के ऐसे ही जो भी मैंने पढ़ाया है, सेम टू सेम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको रिवीजन करने के लिए ना बहुत इजी रहने वाला, आप वहां से जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा। रिवीजन में बहुत हेल्प होने वाली है। कभी अगर कोई चीज आप भूल जाए, नहीं समझ में आता है, तो आप जाकर के वापस वीडियो में उस क्वेश्चन या उस पोर्शन को आप देख सकते हैं, तो आपको जो भी चीज भूला हुआ है वो कवर हो जाएगा।
बाकी रिवीजन करने के लिए पीडीएफ अगर रहे आपके पास तो आपके समय की बचत होगी, आपको बार-बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपको याद रहेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे लाइक की, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो पे ना 100 लाइक आए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, ठीक है? थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।